हेलो गाइस। आप बहुत बढ़िया से सारी वीडियोस देख रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। आज हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। जो नॉर्मल समस्या सबके साथ बनी रहती है, वो समस्या है रात में सोते समय पैरों में दर्द होना। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, सबके साथ ये प्रॉब्लम बनी रहती है। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या रात में सोते समय पैरों में दर्द होता है। अगर दर्द होता है तो क्या करना है हमें, क्यों होता है, पहले तो ये कारण जान लें क्यों होता है। लेकिन उन सब क्यों में हम सारा ट्रीटमेंट तो आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि उसके लिए फिर आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। यहाँ पर एक नॉर्मल कंडीशन लेकर के चलेंगे कि अगर नॉर्मल कंडीशन सब कुछ आपका नॉर्मल रहता है तो आपको क्या करना चाहिए जिससे रात में सोते समय पैरों में दर्द ना हो। तो यहाँ पे हमने लिखा है बी अलर्ट, यानी आपको सावधान हो जाना चाहिए। तो वो सावधान क्यों होना चाहिए ये आपको पता चलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, अंत तक जरूर देखिएगा ये क्यों कहा जाता है अक्सर, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप सीक्वेंस में चीजों को नहीं रखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, आप स्किप करके देखेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए लगातार सारी चीजों को देखते हुए आप चीजों को एनालाइज करेंगे तो वो चीजें बहुत जल्द ही समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर वो कौन कौन से कारण होते हैं जिसके वजह से पैरों में दर्द होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि पैरों में हमारे दर्द क्यों होते हैं। तो ये आ गया आपके सामने एक स्लाइड जिसमें हमने लिखा है कि नॉर्मल कॉज फॉर पेन इन लेग, यानी सामान्यतः कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारे पैरों में दर्द होता है। तो डॉक्टर आपको जो है एक्सरे से लेकर के और आपको बड़ी बड़ी जांचें लिख देते हैं, और उन बड़ी जांचों में कुछ खून की जांचें होती हैं, कुछ रेडियोलॉजी की जांच होती है, और वो सारी जांचें आपको करानी पड़ती है। और कराने के बाद पता चलता है कि अरे भाई ये तो कुछ नहीं था, केवल हमारे पास कुछ ऐसी शरीर में कुछ ऐसी नॉर्मल सी कमी थी जिसकी वजह से ये पैर में दर्द हो रहा था। तो आज उसके विषय में बात करेंगे ताकि आप महंगे खर्चों से बच जाएं। देखिए, सबसे पहला जो कॉज होता है, सबसे पहला कारण होता है मसल स्ट्रेन। अगर आप कहीं चल रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आपके पैरों में दर्द होता है तो वो एक कारण हो सकता है मसल्स स्ट्रेन, यानी मसल्स में मोच आना। इसको सामान्य भाषा में हम लोग कहते हैं भाई मोच आ गया। ठीक है, मोच आना। तो मोच आने का एक सबसे बड़ा वजह होता है जिसकी वजह से पूरे पैरों में, ये देख रहे हैं पूरा पैर, पूरे पैरों में दर्द होता है और हम चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं। दूसरा जो कारण होता है वो इंजरीज होती है, किसकी वजह से, एक्सरसाइज। आजकल तो एक फैशन बन गया है कि हम जिम में जाते हैं, और जिम में जाते हैं तो जिम इंस्ट्रक्टर होते हैं। आज के जिम इंस्ट्रक्टर उतने ज्यादा, बहुत सारे ऐसे जिम्स हैं जो जिसमें कि इंस्ट्रक्टर जो हैं वो फिजियोथेरेपी के बारे में जानते हैं। बहुत सारे जो ऐसे जिम इंस्ट्रक्टर होते हैं जिन्होंने जिम खोल लिया, कहीं कसरत उन्होंने किया और फिर वही अप्लाई करवा रहे हैं। लेकिन देखिए, जिम इंस्ट्रक्टर वही बनना है, वही बन सकता है जिसको कि जिन्होंने बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का कोर्स किया है, अथवा हड्डियों के बारे में जानकारी, मांसपेशियों के बारे में जानकारी, यानी कुछ अच्छी जानकारी उनको है, तभी वो जिम इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसे में वो बनेंगे तो आपको इंजरीज ड्यू टू एक्सरसाइज के लिए जो है वो बचा लेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान जो आपको इंजरीज होती है उससे आप बच जाएंगे। जब उससे बच जाएंगे तो एक महंगे खर्च से बच जाएंगे, एक महंगे ट्रीटमेंट से बच जाएंगे। तो ऐसे जिम का चुनाव करना है। तो हम आज बात करेंगे कि जिम में भी हमें इंजरीज हो जाती है, और उस इंजरीज की वजह से भी हमें पैरों में दर्द होता है। देखिए, यहाँ पे अगर पैर का एक्सरसाइज कर रहे हैं, किसी किसी को होता है ना कि हमारी थाई जो है, जो जांग है, उसमें अच्छा खासा मसल्स डिपॉजिट हो, तो उसके लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, उसमें वेट डालते हैं। तो वेट कितना डालना चाहिए, कितने एज के लिए कितना वेट होना चाहिए, वेट में कितना स्ट्रेन लाना है ना, उसको कितने देर तक रखना है, हड्डियों की हमारी जांच हुई है कि नहीं हुई है, हमारी हड्डियां कैसी स्थिति में है, ऑस्टियोपेनिक है या ऑस्टियोपोरोसिस है, उसकी जांच होने के बाद ही आप पैर की एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर नहीं जांच हुई है तो पैर की एक्सरसाइज करने में आपको भारी इंजरीज हो सकती है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होती है वो होती है वेन प्रॉब्लम। वेन प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही दिक्कत वाली होती है। इसके लिए आपको किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से दिखाना पड़ता है, और तब जाकर के ये वेन प्रॉब्लम्स
ठीक होती है। तो इसके लिए भी हम लोग आज बात करने वाले हैं। स्पाइन प्रॉब्लम में भी ये जो दो प्रॉब्लम होती है, इसके लिए आपको कहीं और डॉक्टर के दिखाने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल न्यूरोलॉजिस्ट ही इसकी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रॉब्लम क्यों आई है, कैसे आई है, इसके विषय में कौन कौन सी दवाइयां चलनी है, ये वही बता सकते हैं। इसमें एक बीमारी और जोड़ लेते हैं, पेरिफेरल आर्टरी डिसीज। तो ये आपकी 3 बीमारी अब हो गई। अब तीन बीमारियों को आपको अगर कोई प्रॉब्लम है इन 3 बीमारियों की वजह से, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी, खुद दवा नहीं करनी है। इसके विषय में भी हम आज बात करने वाले हैं। तो वेन प्रॉब्लम, स्पाइन प्रॉब्लम और पीएडी यानी पेरिफेरल आर्टरी डिसीज, ये 3 ऐसे कारण हैं जिसके लिए आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। देखिए, मसल स्ट्रेन हो गया, इंजरीज हो गई है ना, ये तो घर पे हो सकता है, थोड़ी मोड़ी इसमें दिक्कत आ गई तो वो आप उसको क्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वेन प्रॉब्लम आई है, स्पाइन प्रॉब्लम आई है या पेरिफेरल आर्टरी डिसीज है, तो उसकी लंबी दवाई चलती है, उस दवाई के द्वारा ही आप ठीक होते हैं। एक और दिक्कत आती है जिसकी वजह से पैरों में दर्द होता है, वो है टेंडोनाइटिस। और टेंडोनाइटिस क्यों होता है, कैसे होता है और क्या लक्षण है, इसके ऊपर भी बात करने जा रहे हैं। हाँ, एक और कारण हो सकता है ड्यू टू प्रेगनेंसी। अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसके पैरों में भी दर्द हो सकता है। लेकिन क्यों दर्द हो सकता है, अस्थाई है या अस्थाई है, उसकी बात होगी। फिर ड्यू टू लैक ऑफ डोपामाइन, अक्सर जो है 50% केसेस में डोपामाइन के कम सिक्रीशन की वजह से भी पैरों में दर्द होता है। यहाँ तक कि पैरों में ही नहीं दर्द होता, आप जैसे ही सोने की तैयारी कर रहे होंगे या रेस्ट आप कर रहे होंगे, तो उस समय आपके पूरे शरीर में खलबली मच जाएगी। वो क्यों होगा, कैसे होगा, डोपामाइन क्यों जिम्मेदार है, वो भी हम बात करेंगे। फिर नेक्स्ट लास्ट में जो है वो ड्यू टू लैक ऑफ मिनरल एंड विटामिन। आपके शरीर में अगर मिनरल्स और विटामिन की कमी है तो भी आपके पैरों में दर्द हो सकता है। तो आज आप समझ रहे हैं ना कि कितनी अच्छी बात हम लोग सीखने जा रहे हैं कि आखिर पैर में क्यों दर्द हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको आज हम लोग पहचानेंगे और जरूरत पड़ने पे डॉक्टर को दिखाएंगे, खुद इलाज नहीं करेंगे। हमारा जो ये वीडियो है ये केवल और केवल ज्ञान के पर्पस से बनाया गया है, न कि इलाज के पर्पस से बनाया गया है। आप केवल सीखिए और सीखने के बाद आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। आपका डॉक्टर बेस्ट जो कहेगा वही आपको करना है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन सारी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखते हैं कि मसल स्ट्रेन या फिर जो एक्सरसाइज करने से हमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो देखिए, इसमें एक पोजीशन दिखाया गया है जिसमें आप जिम में जाते हैं और जिम में जाने के बाद आप एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने के बाद आपके पैरों में दर्द आ जाता है। ये एक्सरसाइज अक्सर लोग करते हैं जिसमें वेट फंसा करके हाथों से खींचना होता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये पोजीशन आपकी गलत है और ये पोजीशन सही है। इसमें आपको क्या देखना है, पैरों की जो पोजीशन है वो देखनी है। यहाँ पे देखिए, पैर जो है सपाट हो गए और यहाँ पे पैर मुड़े हुए हैं, यानी जिस समय आप इस वेट को खींच रहे हैं, उस समय जो पैरों की स्थिति है वही स्थिति पैरों की बनाए रखना है। अगर पैरों की स्थिति इस पोजीशन में आ गई तो आपको इंजरीज इन लेग निश्चित रूप से हो जाएगा। पैरों में निश्चित रूप से आपको चोट लग सकती है, जिसकी वजह से आपके पैर की मसल्स डैमेज हो सकती है। जो पैर के लिगामेंट्स होते हैं वो डैमेज हो सकती हैं और आपको काफी दिनों तक दिक्कत आ सकती है। इसके साथ ही साथ अगर आपका पोजीशन जो है, बैठने का पोजीशन अगर सही नहीं है तो भी इंजरीज हो सकती है और स्पाइंस में इंजरीज हो सकती है, और वो स्पाइंस में जो इंजरीज होगी उसके लिए आपको महंगा खर्च भी हो सकता है। दवा का काफी बड़ा खर्च उठाने के लिए आपको मजबूर किया जा सकता है, क्योंकि ये जो अगर आपकी स्पाइन में इंजरीज हो गई तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये इसके वजह से भी पैरों में दर्द होता है। तो सही तरीके से सही जिम में ही जाकर के एक्सरसाइज करें ताकि ये शॉर्ट टर्म जो दिक्कत है वो ना होने पाए। अगला आपको डिस्कस कर ले कि यहाँ पर जैसे प्रेगनेंसी के दौरान अगर पैरों में दर्द होता है, प्रेगनेंसी के दौरान अगर पैरों में दर्द होता है तो उसमें क्या दिक्कत आ सकती है। देखिए, जब बच्चा गर्भ में रहता है तो गर्भ में रहने के दौरान जो है वेट जो है आगे की तरफ बढ़ने लगता है, और वेट आगे की तरफ जब बढ़ रहा तो हमारा जो स्पाइन है, इस स्पाइन में स्ट्रेन आता है, इसमें तनाव आता है, और इस तनाव की वजह से जो यहाँ पर बीच में जो स्पाइंस के बीच में जो हड्डियां होती हैं उनमें आगे पीछे वो हड्डियां होनी शुरू हो जाती है। कुछ हड्डियां बढ़ने लगती हैं और कुछ में घटना शुरू होता है, अथवा इसी के वजह से ये जो आपके नर्व्स हैं, जो नर्व्स पैरों की तरफ जाते हैं जिसे साइटिक नर्व्स कहते हैं, उन साइटिक नर्व्स में कहीं न कहीं दबाव आता है। तो डिसलोकेशन
होने की वजह से यहाँ डिस्क में जो डिसलोकेशन, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये स्पाइन के बीच में डिस्क है। अब इस डिस्क में डिसलोकेशन होता है भार की वजह से, जिसकी वजह से आपका जो साइटिक नर्व है, ये देख रहे हैं साइटिक नर्व, ये साइटिक नर्व में दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से आपका पैर ऊपर से लेकर के नीचे एड़ी तक भयानक दर्द होता है और आप चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं, पूरे पैरों में दर्द बना रहता है। ये प्रसव के बाद आराम हो जाता है अगर ये कोई दिक्कत नहीं है। आपका स्पाइन्स के जो कुशंस हैं और स्पाइन्स के जो, जिसको सामान्य भाषा में गिट्टक बोल सकते हैं, लेकिन ये तो बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन कुशंस जो होते हैं, ये कुशंस में अगर बढ़ोतरी नहीं हुई है, इसमें बढ़त नहीं हुई है, तो ये बीमारी आपकी बच्चा होने के बाद ठीक हो सकता है। अगर उसके बावजूद भी ये ठीक नहीं होता है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। इसमें एक्सरे करवा करके, एक्सरे करवाने के बाद इसका पूरा इलाज होता है और इस इलाज के बाद ही ये आपका दर्द ठीक होगा, और इसे सामान्य भाषा में हम क्या कहते हैं, साइटिका का दर्द, साइटिका का दर्द, जिसकी वजह से हमारे पैरों में भयानक दर्द होता है। अब आप पूछेंगे कि सर जिसको प्रसव नहीं है उसको भी क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हमारे बैठने का जो तरीका है उसके वजह से हमारे इस साइटिक नर्व पे दबाव पड़ता है। अगर हम ज्यादा झुक करके बैठते हैं, तन करके नहीं बैठते हैं, तो हमारे साइटिक नर्व में कंप्रेशन आता है और उसके वजह से हमारा जो पैर है वो दर्द होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि साइटिक नर्व में ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कम हो जाएगा, जिसके वजह से पूरे पैरों में दर्द होगा। और इस दर्द की पहचान जो होती है वो यही होती है कि आपके बटक के ऊपरी हिस्से से ये दर्द शुरू होगा और पैर की एड़ी तक ये दर्द होगा, और एक तरह की झन्नाटेदार दर्द होगा। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने करंट लगा दिया है कमर से लेकर के एड़ी तक, और आपका पैर जमीन पर नहीं टिकेगा। इसको साइटिका का दर्द कहते हैं। ये अगर लंबे समय तक बना रहता है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है, और डॉक्टर की बिना सलाह के आप कोई भी दवा नहीं, हाँ दवा अगर मान लेते हैं कोई भी दर्द की खाते हैं तो शॉर्ट टर्म आपको आराम हो सकता है, लेकिन वो इलाज नहीं है। इसके लिए आप किसी कुशल चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं। अगला जो आप तरीका है जिसकी वजह से पैरों में दर्द होता है वो हम आपको यहाँ पे बता दें कि जो पैरों में दर्द है, यहाँ पे देखिए मांसपेशियां हैं हमारे जो पैर का, यहाँ पे एनाटॉमी हम आपको दिखा दे रहे हैं लेग की। इसमें जो है ये देख रहे हैं नीले रंग की जो साइटिक नर्व्स हैं, है ना, ये पैरों में पूरी तरीके से ऊपर से लेके नीचे तक छाई हुई हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारे मसल्स होते हैं, ज्यादा वजन या ज्यादा खिंचाव के वजह से इस मसल्स में जो है वो एक तरीके से कहा जाए कि खिंचाव होने से फटन हो जाती है, और मांसपेशियां फटने की वजह से भी ये दर्द होता है। तो इसमें ज्यादातर ये दर्द किसको होता है? जो खिलाड़ी होते हैं। तो खिलाड़ी ज्यादातर जब दौड़ते ओड़ते हैं और उनके शरीर में पोषण की क्षमता कम है तो मांसपेशियां फटने लगती हैं, और मांसपेशियां फटने की वजह से दर्द होगा। तो उसमें 3 जगह मांसपेशियां फटने का खतरा होता है। एक जो है बटक मसल्स में होता है, दूसरा हैमस्ट्रिंग मसल्स में होता है, और तीसरा जो है गैस्ट्रोफेस मसल्स में होता है, या नीचे काफ वाले मसल्स में होता है। तो उस यहाँ 3 जगह मांसपेशियां फटने की वजह से जो दर्द होगा ये असहनीय दर्द होता है, और आप इसको सह नहीं पाएंगे। तो इसमें आप घरेलू इलाज कर सकते हैं, सिकाई वगैरह कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी डॉक्टर का इलाज जरूरी हो जाता है। साइटिका के बारे में जो हमने बताया, आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे साइटिका नर्व पे दबाव पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे जो डिस्क है, ये आपका जो साइटिक नर्व है, ये क्या है? ये नर्व है, साइटिक नर्व। अब यहाँ पे जो डिस्क है उस डिस्क में बल्जिंग हुआ, यहाँ से आप देखिए ये वाली जो डिस्क है, ये वाली डिस्क क्या है? आगे बढ़ गई, थोड़ी सी आगे बढ़ गई टेंशन की वजह से, और ये जब डिस्क आगे बढ़ी तो ये साइटिक नर्व पे प्रेशर बनाने लगी। यहाँ देख रहे हैं ना, ये साइटिक नर्व जो है ऐसे गोलाकार थी, और गोलाकार होने के बाद ये ऐसे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ देख रहे हैं ये साइटिक नर्व यहाँ इस तरफ अंदर की ओर दब गई है, जिसकी वजह से यहाँ ब्लड सर्कुलेशन बाधित होगा और आपको असहनीय दर्द होगा। तो यहाँ पर हर्निएटेड डिस्क की वजह से हमारे नसों पे दबाव पड़ता है, और उस नसों पे दबाव की वजह से हमारे पूरे पैर की जो नसें हैं वो दर्द करती है। तो इसका एक ही इलाज है, इसका एक जो है जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट आपके जो डिस्क है, जो कमर की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, उसको एक्सरसाइज के द्वारा अपने पूर्व स्थिति में लाते हैं। बेल्ट की अगर जरूरत है तो बेल्ट लगाने के लिए देते हैं, एक्सरसाइज और उसके साथ साथ उसमें सेकाई वगैरह जो होता है कुछ करवाते हैं, जिसकी वजह से आपके नर्व्स में आराम आता है और वो धीरे धीरे
कम से कम 1 से 1.5 महीना लगेगा, आपको पूरी तरीके से आराम आ जाता है। उसमें कुछ दवाइयों का भी यूज होता है, लेकिन वैसे अगर आप इसका इलाज घर पे रह करके करेंगे तो इसका इलाज नहीं हो पाता है, और नतीजा ये होता है कि आप चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं। तो ये भी एक कारण है जो आपके पैरों में भयानक दर्द का हो सकता है। अगला हमने बताया पेरिफेरल आर्टरी डिसीज और टेंडनाइटिस। तो पेरिफेरल आर्टरी डिसीज में क्या होता है कि हमारी जो नसें हैं, पैर की जो नसें हैं, जो नॉर्मल आर्टरीज हैं, उसमें कोई भी जमाव नहीं होता है, कोई भी प्लाक नहीं जमता है। लेकिन धीरे धीरे जब हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है, तो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हमारे नसों और नाड़ियों में प्लाक जमने लगता है, जिसे लोग सामान्य भाषा में नसों का सिकुड़ना कहते हैं। लेकिन वो नस नहीं सिकुड़ती है, बल्कि अंदर से प्लाक जमने लगता है, अंदर से गंदगी जमने लगती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से हमारे नसों में दर्द होता है, और वो नसों में जो दर्द होता है उसके वजह से हमारे पैर में दर्द शुरू होता है। इसमें क्या है, एथेरोस्क्लेरोटिक आर्टरीज हो जाती है, और एथेरोस्क्लेरोसिस में हमारे जो नसें होती हैं वो धीरे धीरे जो है ब्लड सर्कुलेशन को कम करने लगती हैं, उसकी वजह से भी हमारे पैर में दर्द। उसके लिए जो है, जो जमाव है, जो प्लाक है, प्लाक को खत्म करने का इलाज होता है, और खत्म करने का इलाज अगर कारगर रहा तो होता है, नहीं तो फिर उसके लिए अलग से दवाइयां लेनी पड़ती हैं, और अलग से उसका इलाज होता है, जो आपको एक अच्छे डॉक्टर जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनकी शरण में जाना होगा, तभी ये दर्द से आप निजात पा सकते हैं। एक और वजह होता है जिसकी वजह से पैरों में दर्द होता है, जिसको कहते हैं टेंडोनाइटिस। तो ये जो है फुटबॉल खेलते समय, क्रिकेट खेलते समय, यानी खेल के समय ही ये ज्यादातर होता है, अथवा आप कहीं ऊंचाई से आपका पैर जो है जमीन पर सीधे ना पड़ करके कुछ टेढ़ा पड़ा है, जिसके वजह से ये जो मांसपेशी है वो फट गई है। यहाँ देख रहे हैं ये टेंडन वाली मांसपेशी जो है ये आ रही है यहाँ पर, और ये आपके पैरों को आगे की तरफ संचालित करती है। लेकिन यहाँ पर जो है ये वाले पोजीशन में एड़ी के पास यहाँ पे मांसपेशी फट गई है, और मांसपेशी फटने की वजह से हो सकता है इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रही हो, अथवा इंटरनल ब्लीडिंग नहीं है तो यहाँ पे सूजन हो जाता है, ये पूरा का पूरा हिस्सा सूज जाता है, फूल जाता है, इन्फ्लेम हो जाता है, जिसे कहते हैं टेंडोनाइटिस। तो ये एक घरेलू उपचार से भी ठीक हो सकता है, और अगर नहीं ठीक हो रहा है, ज्यादा समय ले रहा है, तो एक्सरे कराकर देख सकते हैं कि हड्डी तो टूटी नहीं है। अगर हड्डी नहीं टूटी है तो ये कम से कम 1 हफ्ता लगता है, 1 हफ्ते के बाद क्रैप बैंडेज बांधने से ये आराम हो जाता है। अब हम अगली बात करने जा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है डोपामाइन का हमारे शरीर में कमी हो जाना। तो शरीर का यहाँ मतलब है मस्तिष्क में, क्योंकि डोपामाइन जो है वो फील गुड रसायनों में से एक है, जो हमको एक गुड फील कराता है। जैसे आप कोई काम करते हैं तो काम करने के बाद आपको एक अच्छा फील महसूस होता है, तो वो अच्छा फील महसूस कराने वाला जो पदार्थ है, जो हमारे शरीर के जो मस्तिष्क के अंदर हार्मोन सिक्रीट होता है, उसे कहते हैं डोपामाइन। तो डोपामाइन जो है, डोपामाइन के अलावा सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, ये अन्य रसायनों के साथ भी अपना संबंध बनाता है, और संबंध बनाने के बाद मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है और बेहतर बनाता है। हम कितना खुश हैं ये इसी से पता चलता है कि हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में कितना डोपामाइन सिक्रीट होता है। तो डोपामाइन जो है सिक्रीशन के बाद हमारे शरीर में चलना फिरना, याददाश्त को बनाए रखना, किसी भी वस्तु पर अपने आप को फोकस करना, ये सारी चीजें डोपामाइन। जैसे हम लोग कहते हैं ना आज मूड नहीं है, तो ये मूड क्यों नहीं है? ये मूड इसलिए नहीं है क्योंकि डोपामाइन सिक्रीट नहीं हो रहा है, और डोपामाइन सिक्रीट नहीं हो रहा है तो मूड नहीं है। तो अगर ये डोपामाइन अस्थायी रूप से सिक्रीट होना कम कर देता है तो हमारे पैरों में, हाथों में दर्द, झंझनाहट और बेचैनी महसूस होने लगती है, जो एक बहुत बड़ा कारण होता है। और धीरे धीरे ये अस्थायी अगर बनता है तो हमें और सारी बीमारियां ग्रसित करने लगती हैं। आइए डोपामाइन के बारे में और जानते हैं। डोपामाइन है क्या? डोपामाइन एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिससे जो हमारे शरीर में बनता है, और ये तंत्रिका तंत्र में संदेश को भेजने और ग्रहण करने का कार्य करता है, और कभी कभी रासायनिक संदेश वाहक के रूप में भी इसे जाना जाता है। हम आनंद कैसे महसूस करते हैं, खुश कैसे रहते हैं, ये सब डोपामाइन पे निर्भर करता है। सोचने की, समझने की, योजना बनाने की, खेलने की, कूदने की, हल्ला मचाने की, ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो डोपामाइन तय करता है। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा ना कि बहुत उत्पात मचाते हैं, बहुत सारा शोर मचाते हैं, और उनको उसमें ही आनंद आता है क्योंकि उनका डोपामाइन
एक्सेस सिक्रीट करता है, जिसके वजह से वो उन चीजों को संभाल नहीं पाते और वो एक अलग तरीके की एक्टिविटीज करते हैं। डोपामाइन जो है वो कम क्यों निकलता है हमारे शरीर में? अगर डोपामाइन हमारे शरीर में कम बन रहा है तो क्या वजह है जिसकी वजह से कम बन रहा है? तो उसका सबसे बड़ा वजह है पर्याप्त नींद न लेना, यानी स्लीप डेप्रीवेशन। ठीक है, तो स्लीप डेप्रीवेशन एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारा डोपामाइन सिक्रीशन जो है वो कम हो जाता है, यानी पर्याप्त नींद न लेना। अब लोगों को देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं भाई, रात को सोते हैं लेकिन सोने के बाद जो है बीच में नींद टूट गई। अब बीच में अगर नींद टूट गई तो नींद जैसे ही टूटेगी वैसे ही उनके पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा। क्यों हुआ? पर्याप्त नींद लेना ही संकेत देता है कि डोपामाइन का स्तर बढ़ा हुआ है, लेकिन अगर पर्याप्त नींद नहीं है, नींद बीच बीच में टूटती है, तो इसका मतलब है स्लीप डिप्रीवेशन हो रहा है, और स्लीप डिप्रीवेशन में आपके पैरों हाथों में दर्द होगा, यानी आपका डोपामाइन सही तरीके से सिक्रीट नहीं हो रहा है। डोपामाइन सिक्रीट न होने का एक और कारण क्या है? वो है मोटापा, यानी ओबेसिटी। ओबेसिटी की वजह से भी डोपामाइन सिक्रीट नहीं होता है। ठीक है, जो लोग नशा करते हैं, ड्रग्स इंटॉक्सिकेशन में जो लोग लगे रहते हैं कि भाई हम अपने आप को सोने जाना है और नींद नहीं आ रही है तो ड्रग्स ले लें या नींद की गोली ले लें, और धीरे धीरे वो उसका आदत बन जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है डोपामाइन के सिक्रीशन में बाधा पहुंचाने का। ठीक है, फिर सैचुरेटेड फैट जितने लोग ज्यादा खाते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड फैट जो है अगर आप ज्यादा लेते हैं, ज्यादा इनटेक करते हैं, तो भी डोपामाइन पर ये असर डालता है। अब सैचुरेटेड फैट में क्या है भाई? आपका सैचुरेटेड फैट यानी कि फ्राइड चिकन हो गया, बटर हो गया, ब्रेड हो गया, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, चाट हो गया, गोलगप्पा हो गया, ये सब क्या है? ये सब एक तरीके से सैचुरेटेड फैट क्रिएट करते हैं, और सैचुरेटेड फैट जो क्रिएट होगा उसमें थोड़ी देर के लिए तो आपको खुशी होगी, भाई आप पिज्जा खाने जा रहे हैं, बड़ा मजा आया खा करके। कितनी देर तक मजा आया? कोल्ड ड्रिंक मिल गया तो और ज्यादा मजा आ गया, लेकिन आधे घंटे के बाद फिर आपको सुस्ती लगेगी। नहीं विश्वास है, खा के देख लीजिएगा। फ्राइड चिकन आपको खाते समय बड़ा मजा आएगा, लेकिन खाने के 3 घंटे के बाद आप थोड़ा सा फील करिएगा, आपके शरीर में सुस्ती लगेगी, थकान लगेगा, और किसी काम से मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ाहटपन आने लगेगा। तो इसका मतलब है कि जितनी देर तक आपने फ्राइड चिकन खाया, बटर ब्रेड, पिज्जा, बर्गर खाया, उतनी देर तक तो आपको आनंद आया, बाद में आपको रुलाया। तो यही सिस्टम है डोपामाइन के सिक्रीशन का, यानी शॉर्ट टर्म डोपामाइन इंक्रीज करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ब्रेन को ये जो खाद्य पदार्थ हैं वो बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम डोपामाइन बढ़ाएं कैसे, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एक और कारण है डोपामाइन घटाने का, वो है स्ट्रेस। जो लोग ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, ज्यादा तनाव में रहते हैं, उनमें भी डोपामाइन का सिक्रीशन कम होता है। जो लोग डिप्रेशन के मरीज हैं या डिप्रेशन की दवाइयां खाते हैं, उनके अंदर भी डोपामाइन कम सिक्रीट होता है। उनसे पूछा जाए भाई मजा आया? नहीं यार, जिंदगी में कुछ है ही नहीं है, जिंदगी ऐसी लगती है कि किसी तरह काट लें, पता नहीं कब जिंदगी खत्म होगी, ऐसी बातें करते हैं। ये बातें जो करता है इसका मतलब समझ लीजिए कि उसके अंदर डोपामाइन नहीं है। सावधान हो जाइए, उसके पास बैठना बंद कर दीजिए, वरना आपका भी डोपामाइन लेवल कम कर देगा। ठीक है, सिजोफ्रेनिया का मरीज, एकांत में बैठे रहना, एकांत अच्छा लगता है, कमरे में लाइट बंद कर दो, हमको कोने में छोड़ दो, चुपचाप वहीं चुपचाप बैठे रहेंगे। क्या है मैं, उन्हें एकांत ज्यादा पसंद है। नहीं, डोपामाइन सिक्रीशन कम हो रहा है, बाहर निकालो। सिजोफ्रेनिया का ये पहला लक्षण है, उनको बाहर निकालो, नहीं तो वो फिर खत्म कर लेंगे अपने आप को। ठीक है, पार्किंसन डिसीज जिससे हो जाता है, हाथ पैर हिलने लगना, है ना। बैठे लोगों, कुछ लोगों को देखा होगा कि वो बैठे रहते हैं लेकिन उनका हाथ हिलता रहता है, पार्किंसन डिसीज। भूलने की बीमारी, ठीक है, भूलने की बीमारी जिन्हें होती है, उनके अंदर भी डोपामाइन का सिक्रीशन कम देखा गया है। अब बताइए कि डोपामाइन बढ़ाएं कैसे? तो डोपामाइन बढ़ाने के लिए हमें लेना होगा पर्याप्त नींद। पर्याप्त नींद का डेफिनेशन क्या है? पर्याप्त नींद का डेफिनेशन है 6 to 8 आवर की खूब गहरी नींद।
खूब गहरी नींद का मतलब जिसको कहते हैं घोड़ा बेच के सोना, कोई जगाने आए तो भी आप ना जागें, वो कहते हो होता है गहरी नींद। ठीक है। व्यायाम करना, आपको डेली बेसिस पर हल्का फुल्का व्यायाम करना होगा जिससे आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। संगीत सुनना, संगीत कौन सा सुनना, जिससे दिमाग को आराम मिल रहा हो। ये नहीं कि संगीत सुनने के बाद आपका दिमाग और परेशान हो जाए, धड़ाम धड़ूम धड़ाम धड़ूम, ये वाली संगीत नहीं सुननी है। तो आप ये देख लीजिए, जो संगीतज्ञ होते हैं, जो संगीत के बहुत ज्यादा जानकार होते हैं, उनसे पूछिए कि भाई ऐसी कोई संगीत बताओ जो हमारे दिमाग को आराम पहुंचाए। वो संगीत आप लीजिए, वो म्यूजिकल होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा निकाला गया संगीत होता है। उसको जब आप कान में लगा करके धीरे धीरे सुनेंगे तो आपको बेहतर महसूस होगा। कभी कभी देखा ना, वो यूट्यूब पे सर्च करते हैं भाई अच्छी संगीत, तो आपको कई तरह से म्यूजिकल जो है वो देता है, वोकल नहीं म्यूजिकल आपको दे देता है। तो वो उसको सुनने के बाद कहता है आप इसको 1 मिनट सुनिए, आपका दिमाग स्थिर हो जाएगा। तो वो सारे जो संगीत होते हैं सब उसके जानकार नहीं होते हैं, लेकिन जो संगीतज्ञ होते हैं, जो शास्त्रीय संगीत के बारे में जानते हैं, वही आपको बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी संगीत सुने जिससे कि हमारा डोपामाइन लेवल बढ़ जाए। ठीक है। उसके बाद आपको कम से कम आधे घंटे ध्यान करना है, जिसके वजह से डोपामाइन लेवल बढ़ता है। और कम से कम 1 घंटा आपको धूप में बैठना है। धूप में, अब तो जाड़ा आ रहा है तो धूप में आपको बैठना निश्चित ही जरूरी होता है। धूप में बैठने से भी आपका डोपामाइन लेवल बढ़ता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो डोपामाइन लेवल को बढ़ाते हैं। कुछ खाने भी होते हैं, कुछ खाना ऐसा होता है जो डोपामाइन लेवल को बढ़ाता है। वो खाना कौन सा है? अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है ना। ये सब संतुलित आहार, ये सब आपके डोपामाइन लेवल को बढ़ाते हैं, है ना। ड्राई फ्रूट्स, ये आपके डोपामाइन लेवल को बढ़ाते हैं। आइए बात कर लेते हैं वो कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो हमारे डोपामाइन लेवल को बढ़ाएंगे। यानी डोपामाइन लेवल बढ़ गया तो आपके जीवन में निराशा नहीं रहेगी, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते प्रेम करते दिखेंगे। वो आपके शरीर में एल टायरोसिन या डोपामाइन के लेवल को बढ़ा देंगे। ठीक है ना। ये डोपामाइन का रासायनिक नाम है एल टायरोसिन, जिसे हम डोपामाइन कहते हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं, खासकर लाल मांस को आप छोड़ दीजिए। लाल मांस, रेड मीट तो कभी नहीं खाना चाहिए, वो तो डोपामाइन लेवल को गिरा भी देते हैं और साथ ही साथ यूरिक एसिड का भी लेवल बढ़ा देते हैं। उसके बाद आपका जो भी आनंद होगा वो खतरनाक लेवल में गिर जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे, हाथ पैर दर्द करने लगेगा। एलमंड्स, बादाम, एप्पल्स, एवोकाडोज, बनानास, बीट्स, चॉकलेट एंड कॉफी। तो चॉकलेट और कॉफी जो है ये आपको बहुत कम मात्रा में खाना है, बहुत कम मात्रा में, इतना कि हफ्ते में 1-2 बार आप खा सकते हैं। कॉफी भी बहुत खतरनाक होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म जो डोपामाइन लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म डोपामाइन लेवल को बढ़ाता है, इसे हम यहाँ पे पहले आपको बता दे रहे हैं। लेकिन ये जो चीजें हैं, जो प्राकृतिक चीजें हैं, प्राकृतिक चीजों में अगर आप इसको बराबर अपने भोजन में लेते हैं तो आपका डोपामाइन लेवल बढ़ा रहेगा। केला हो गया, ठीक है, और ये सब्जियां हो गया, एवोकाडोस होगा, ऑरेंज हो गया, पी हो गया, स्पिनच, और ये आपका बैगन हो गया, सेब हो गया, ठीक है, आपका जो अंकुरित जितने अनाज होंगे, ठीक है, टमाटर हो गया, ये सब अगर आप अपने भोजन में लेते हैं तो आपके शरीर में डोपामाइन का लेवल बढ़ा रहता है। अब आइए आगे चलते हैं और आपको बताएं लास्ट में कि अगर आपके शरीर में मिनरल्स और विटामिन की कमी है तो भी आपके पैरों में दर्द होता है। तो कैसे हम पहचानेंगे कि हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी है? आपके पैरों में दर्द शुरू हुआ, आपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने आपको दवाई दी, दर्द की ज्यादा से ज्यादा वो क्या देंगे? दर्द की दवा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम दवाई का नाम नहीं लेंगे, दवाई का नाम लेने पर यहाँ पर क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी, है ना। क्योंकि आप उसको देखिए, हर एक देखिए, अब पैर में दर्द किस वजह से है उसकी हर एक की दवाई अलग अलग है। तो बेहतर होगा कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करके ही वो चीजें लें। लेकिन यहाँ पर अगर सब कुछ आपने करा लिया, एमआरआई करा लिया, एक्सरे करा लिया, डॉक्टर को दिखा लिया और वो ठीक नहीं हो रहा है, तब लास्ट में होता है क्यों ये दर्द हो रहा है, बराबर हो रहा है? क्योंकि जब तक दवाई खाए तब तक ठीक रहा, दवाई खाना बंद कर दिए फिर से दर्द शुरू हो गया। तो हो सकता है हमारे शरीर में जो हम भोजन ले रहे हैं उस भोजन में मिनरल्स और विटामिन की कमी है। तो वो क्या क्या कमी हो सकती है? कैल्शियम की कमी होगी तो भी हमारा पैर दर्द करेगा, आयरन की कमी होगी तो भी होगा, विटामिन डी की कमी, B2 की, B6 की और B9 की, इतनी अगर कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो भी हमारे पैरों में दर्द होता है। तो बेटा डॉक्टर को दिखाने के पहले सबसे पहले हम क्यों ना अपने भोजन में इस तरह के विटामिन जिन भोजन में मिलते हैं उसको हम शामिल कर लें। जब उसको हम शामिल कर लें और उसको देखें कि अगर उससे हमारा
निराकरण हो गया, उससे हमारे पैरों का दर्द ठीक हो गया, तो डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उससे नहीं ठीक हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाना मजबूरी होगा। अब हम पूरी तरीके से सेफ हैं कि हमारे शरीर में मिनरल्स और विटामिन की कमी नहीं है। अब जो कुछ हो रहा है वो या तो आर्टरी डिसीज होगा, या तो हमारे रीढ़ की हड्डी से नस दब रही होगी, उसकी वजह से पैर में दर्द हो रहा होगा, या कोई और कारण होगा। फिलहाल कैल्शियम की कमी यानी कि कैल्शियम, हाईएस्ट कैल्शियम फूड हमें अपने भोजन में रोजाना लेना चाहिए, खासकर उनके लिए जो 40 साल से ऊपर के हैं। ठीक है, जो 40 साल से ऊपर के हैं, या उनकी हड्डियां जिनमें जो ऑस्टियोपेनिक हो गई हैं या ऑस्टियोपोरोसिस के लेवल में हैं, तो हड्डी तो चेक कराना पड़ेगा भाई। अगर आपके पैरों में दर्द हो रहा है तो आप एक बार जो है वो बीएमडी टेस्ट करा लीजिए। ठीक है, और उससे पता चल जाएगा कि आपकी हड्डी जो है वो किस लेवल में आ रहा है, कहीं ऑस्टियोपेनिक तो नहीं है। अगर ऑस्टियोपेनिक है तो जाहिर सी बात है उसमें कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है ना, तो आपको ये दोनों बराबर लेना पड़ेगा। तो हाईएस्ट कैल्शियम फूड क्या है? डेयरी प्रोडक्ट है। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट के साथ साथ योगर्ट हो गया, चीज हो गया, आलमंड हो गया, सोया मिल्क हो गया, ये अगर आप बराबर लेते हैं तो आपको कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी। ठीक है, आयरन की कमी के लिए आपको के आयरन जिसमें मिलते हैं सबसे ज्यादा वो भोजन लेना, जैसे पालक आपको लेना है, शकरकंद आपको लेना है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको लेना है चना, गुड़ अगर आप खा सकते हैं तो आप खाइए, अंकुरित अनाज आपको खाना है। ये आपके आयरन की कमी को दूर कर देंगे। देखिए, हमारे समाज में क्या है, 60% लोग जो बीमार होते हैं वो आयरन की कमी की वजह से बीमार होते हैं। उनके शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, उनको पता ही नहीं चलता है, उनको थकान लगता है, शरीर में दर्द होता है, और वो आराम से बैठे रहते हैं, कहते हैं कि भाई दर्द की दवा खा लें, बहुत शरीर दर्द हो रहा है, लेकिन वास्तव में उनका दिक्कत कहाँ है? आयरन की कमी हो गई है ना। अब अगर आयरन की कमी हो गई है तो इसका मतलब B2, B6 और B9 और एक और आप जोड़ लीजिए B12, इस सब की कमी होगी, इन सब की कमी हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर आयरन की कमी है तो इसका मतलब B2 भी आपके शरीर में नहीं है, B6 नहीं है, B9 नहीं है और B12 भी नहीं है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से पूरे को मिला करके बोलते हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स किसमें मिलेगा? आपको हरी सब्जी। हरी सब्जी कैसे? पत्तेदार। ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप उसे खाइए। हरी सब्जी पत्तेदार आपको खाना है। साबुत अनाज आपको खाना है, साबुत अनाज खाना है। ठीक है, आपको सूखा मेवा लेना है, सूखा मेवा। ठीक है, सूखा मेवा के साथ साथ आपको, अगर आप फल कोई भी लेते हैं तो आप में केला, केला जरूर लीजिए, जिससे आयरन की कमी आपकी दूर होगी, कैल्शियम की कमी दूर होगी। केला लेना है आपको, वाटरमेलन लेना है, और बीन्स लेना है। जो कई तरह के बीन्स मार्केट में आते हैं, है ना, वो आपको खरीद करके उसको रख देना है पानी में भिगो करके। जब वो अंकुरित हो जाते हैं तो आप उसको खाना है। सोया का जितना भी बना हुआ प्रोडक्ट है, सोया मिल्क है ना, सोया बड़ी भी आती है, लेकिन वो सोया बड़ी आपको नहीं खाना है, खासकर वो आंतों को नुकसान पहुंचाता है, सभी लोगों को वो पचता भी नहीं है। तो सोया का जो नेचुरल बीन्स आते हैं उसे आप खा सकते हैं। सोया मिल्क आप ले सकते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम, आयरन और विटामिन डी की कमी दूर होगा। मशरूम ले सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं, चीज ले सकते हैं, और चना और गुड़ खा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको जो है विटामिन B2, B6, B9, B12 की कमी को पूरा कर देंगे, और साथ ही साथ आयरन की कमी को पूरा कर देंगे। अब बात करते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी, दो तरह का विटामिन डी ज्यादातर हमारे शरीर में इस्तेमाल होता है। ठीक है, दो तरह का विटामिन डी, पहला विटामिन D2 और दूसरा D3। ठीक है, D2 को कहा जाता है अर्गो कैल्सीफेरॉल, और D3 को कहा जाता है कोलेकैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो ये जो D2 और D3 दो तरह के जो विटामिन हैं वो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसी से हमारी हड्डियों का निर्माण होता है। ठीक है, विटामिन डी जो है, विटामिन डी का काम क्या है? विटामिन डी जो है कैल्शियम की अतिरिक्त मात्रा को सोख लेता है, जिसकी वजह से हमें पथरी नहीं बनता। तो विटामिन डी और कैल्शियम अगर ले रहे हैं तो विटामिन डी लेना जरूरी है। अकेले कैल्शियम नहीं लेना है, अकेले विटामिन डी नहीं लेना है। हाँ, अगर कोई बीमारी है और डॉक्टर की सलाह है तो दोनों अलग अलग टाइम पे ले सकते हैं। अब एक व्यक्ति जो है उसकी रोजाना की जो डोज है विटामिन डी का, वो 400 इंटरनेशनल यूनिट से लेकर के 1000 IU तक ले सकता है, वो भी डॉक्टर की सलाह पर, डॉक्टर अगर प्रेस्क्राइब करे तो, है ना। ऐसे नहीं कि आप दुकान पे गए, विटामिन डी की टेबलेट और कैल्शियम की टेबलेट खरीद करके और भूजा की तरह फाँकने लगे, नहीं करना है ऐसा।
आपको डॉक्टर से पूछना है ना, ठीक है, कि बताइए हमारे अंदर ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है, क्या हम इसका टैबलेट लें? तो डॉक्टर जांच करके बताएगा कि आपको कमी है या नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सारे भोजन में अपने सारे जो भी पदार्थ हैं, जैसे साबुत अनाज हो गया, सूखा मेवा, हरी सब्जी हो गई, योगर्ट हो गया, है ना, चीज हो गया, ये सब ले रहे हैं, उसके बावजूद भी दर्द बना है। तो उसके बाद अगर आप विटामिन डी या कैल्शियम लेंगे अलग से, तो आपको ये एक्सेस हो जाएंगे, और जब एक्सेस हो जाएंगे तो ये बीमारी ठीक करने के बजाय बीमारी को बढ़ा देंगे। तो हमेशा कोई भी चीज लेने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह माननी होगी। चलिए, ठीक है, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हम इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि पैरों में जो दर्द होता है वो कुछ बीमारियों की वजह से होता है, और कुछ जो है हमारे खान पान की कमी की वजह से होता है। तो सबसे पहले अगर हमारे पैरों में दर्द हो रहा है तो हम अपने खान पान की कमी को पहले चेक कर लें। अगर हमारा खान पान सही है, यानी कैल्शियम की कमी नहीं है, आयरन की कमी नहीं है, विटामिन डी की कमी नहीं है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में बना है, तो हमारे पैरों में दर्द नहीं होगा। और अगर इन सब को खाते हुए भी अगर पैरों में दर्द होता है, तो सबसे पहला आपका ये आता है कि आपका वजन ज्यादा होगा। अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपके यहाँ पे हम फिर आपको दिखा दें कि अगर आपके पैरों में वजन ज्यादा, आपके शरीर का वजन ज्यादा है, यानी कमर वाला हिस्सा आपका बहुत ज्यादा भारी है, बल्जी है, तो आपके साइटिक नर्व में दबाव पड़ेगा, जिसकी वजह से हार्निएटेड डिस्क हो जाएंगे, और हार्निएटेड डिस्क की वजह से इस नस पे दबाव पड़ने की वजह से पूरा का पूरा पैर दर्द होगा, जिसे आप साइटिका कहते हैं। और मैक्सिमम 70% लोगों में ये दिक्कत होती है। अब आप कहेंगे सर हम तो दुबले पतले हैं फिर भी मेरे में दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर के अंदर जो है विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है, जिसकी वजह से ये डिस्क में हार्निएशन हुआ है, अथवा आपके गलत बैठने, गलत खड़ा होने की वजह से हार्निएशन डिस्क हार्निएटेड डिस्क की दिक्कत हुई है, और जिसकी वजह से इस नस नाड़ी पे दबाव हो रहा है, और इस नस नाड़ी पे दबाव होने के कारण ही आपके पैरों में दर्द हो रहा है। ये सबसे बड़ा कारण मिलता है। और उसके बाद जो एक मुख्य कारण मिलता है, वो कारण मिलता है आपका एथेरोस्क्लेरोटिक वाली पोजीशन, यानी हमारे शरीर के नसों और नाड़ियों में प्लाक का जमाव हो रहा है। तो इसके लिए आप जो है वो लिपिड प्रोफाइल चेक करा लीजिए। लिपिड प्रोफाइल में अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ही खतरनाक लेवल तक बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो आपको केवल पैरों की नसों में ही दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब है सावधान हो जाइए, हार्ट की बीमारी भी आपको हो सकती है। तो ये सारी चीजें आपको तब जानकारी मिलेगी जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, जांच कराएंगे। तो पैरों का दर्द होना केवल एक बीमारी ही नहीं है, बल्कि कई बीमारियों का संकेत भी हो सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और साथ ही साथ ऐसी जानकारी वाली वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।